ऐसे आयन या यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। उदाहरण के तौर पे सोडियम के प्लस चार्ज है कि मैग्नीशियम में 2 प्लस चार्ज, एल्यूमिनियम में 3 प्लस चार्ज, उसको ऐसे लिखा है। ऐसे आयन अथवा यौगिक, ऐसे आयन अथवा यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स दोनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स दोनों की संख्या समान होती है, आइसोईस्टर कहलाता है। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। इसमें प्लैंक ने बताया कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, जिसे क्वांटम कहते हैं, और साथ ही साथ जिन्हें क्या बोला जाता है, फोटॉन्स कहते हैं। ठीक, तो यही बातें करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स की बनी होती है, विकिरण ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स की बनी होती है, और जिन्हें छोटे छोटे पैकेट्स की बनी हुई है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। दृश्य प्रकाश के लिए इन्हीं क्वांटम को फोटॉन्स भी कहा जाता है। दृश्य प्रकाश के लिए इन्हीं क्वांटम को फोटॉन्स भी कहा जाता है। फोटॉन्स भी कहा जाता है। इन क्वांटम अथवा फोटॉन्स की ऊर्जा, इन क्वांटम अथवा फोटॉन्स की ऊर्जा इनकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। इन क्वांटम अथवा फोटॉन्स की ऊर्जा इनकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। कई फॉर्मूला लिखे E यहाँ पे एनर्जी यानी ऊर्जा है, H जो है दाब स्थिरांक है, और U जो है वो आवृत्ति है। ठीक है, तो E क्या है, तो E यहाँ पे ऊर्जा है, E मतलब एनर्जी, H बताइए प्लैंक कांस्टेंट।
Lagrange orbital. परमाणु के नाभिक के चारों स्थित उस त्रिविमीय संरचना को ऑर्बिटल कहा जाता है। जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। इन ऑर्बिटल्स को S से दर्शाया S ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है। S ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है। S ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है। P ऑर्बिटल का आकार डम्बल शेप होता है। डम्बल शेप होता है। B ऑर्बिटल का आकार डम्बल शेप होता है और D ऑर्बिटल का आकार डबल शेप होता है। डबल शेप होता है। तथा F ऑर्बिटल का आकार जटिल प्रकार का होता है। क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूपेण वर्णन करने के लिए चार क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। जो कि निम्नवत है। सबसे पहला क्वांटम संख्या दूसरा विवंशी क्वांटम संख्या
यह इलेक्ट्रॉन की कक्षा की संख्या को निरूपित करती है। यह इलेक्ट्रॉन की कक्षा की संख्या को निरूपित करती है। इसे स्मॉल n से दर्शाया जाएगा। इसे स्मॉल n से दर्शाया जाता है। इसे स्मॉल n से दर्शाया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, वेग, कोणीय संवेग, तथा परमाणु की त्रिज्या को भी सूचित किया जाता है। दिगंशीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की उप कक्षा तथा उसकी आकृति को बताती है। उप कक्षा तथा उसकी आकृति को बताती है। इसे स्मॉल l से दर्शाया जाता है। इसे स्मॉल l से दर्शाया जाता है। स्मॉल c इसे स्मॉल l से दर्शाया जाता है। अगला देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स की स्थिति को दर्शाती है। इसे स्मॉल l से दर्शाया जाता है। इसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या। यह इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसे स्मॉल s के द्वारा दर्शाया जाता है। के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके दो मान होते हैं।
इसके दो मान होते हैं डैश प्लस 1/2 माइनस 1/2। इसके दो मान होते हैं प्लस 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, इसमें क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में चक्रण करता है तो इसका मान प्लस 1/2 होता है। जब इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में चक्रण करता है तब इसका मान प्लस 1/2 होता है तथा जब इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में चक्रण करता है और जब इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में चक्रण करता है तब इसका मान -1/2 होता है। तब इसका मान -1/2 होता है। देखो इन्होंने ये बताया कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, किसी भी परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। ठीक है, अगर इन तीन का मान समान हो भी जाए तो एक इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा तो दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे ये वाला अंतर करता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, अगला सिद्धांत है ऑफ बाउ का सिद्धांत। ऑफ बाउ का सिद्धांत क्या बताया, ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है विभिन्न कक्षाओं में उनके ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में आते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा में उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में आए हैं। ठीक, इस बात को इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स को उनकी विभिन्न उप कक्षाओं में उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर
उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर भरा जाता है। उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर भरा जाता है। ठीक है, तो एक चीज समझ लो पहले यहाँ पे पूरा जैसे अगर इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ 1s में आएगा, फिर 2s में आएगा, 2p में आएगा, फिर 3s में आएगा, 3p में आएगा, 4s में आएगा, फिर 3d में, फिर आगे 4p एंड सो ऑन। इस तरीके से पूरा चलता रहता है। वो एक पूरा इस तरीके से पूरा सीरीज आती है 1s से लेके 7s तक। ठीक है, 2p से लेके और ये रहेगी 6s तक आती है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा p आएगा, p आएगा और फिर ऐसे ही d तक आएगा। फिर ये d आता है यहाँ पर 4 कॉलम में और 2 कॉलम में आएगा। तो ये फिलहाल इतना याद रखना है कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में भरा जाता है। इतना याद रखना। ठीक है, अगला प्रिंसिपल बस इतना बनाऊंगा, ये वाले नहीं। ठीक है, उनका अधिकतम बहुलकता का नहीं अभी लिखा उनका अधिकतम बहुलकता का नहीं। ये क्या कहते हैं, अगर किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को भरना है तो कैसे भरेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या है 11। ठीक है, तो इसको कैसे भरते हैं 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10 हो गया, 3p 1s2 2s2 तो 3s में 1 ही आएगा, 1 ही बचा। ठीक है, क्योंकि 11 कर रहे हैं, ये 2 2 4 6 10 और 11 हो गए। इस तरीके से यहाँ पे 11 हो गए। अब अगर इन्हें भरना है कैसे भरेंगे, अगर पहले इस कक्षा की बात करें 1s वाले, इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि एक ही ऑर्बिट को इसको यहाँ पे पढ़ देंगे, जोड़ा बना देंगे। ठीक है, 2s के लिए कैसे क्या दोनों जोड़े एक साथ आते हैं। ठीक है, लेकिन 2p की बात करेंगे तो इसमें पहले एक भरा जाएगा, फिर दूसरा इधर आएगा, फिर तीसरा इधर आएगा। मतलब जोड़े एक साथ नहीं बनेगा, पहले तीनों को भरेंगे एक, फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है, इस तरीके से भरे जाने का क्रम होता है। ठीक है, फिर आगे तो पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि 3s में 1 ही है हमारे पास, तो यहाँ पे 1। ठीक है, तो इनको काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे 2 2 4 6 10 और 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। इनको इस तरीके से भरते हैं। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बताया। इस बात को पहले जानते हो। इस नियम के अनुसार एक उप कक्षा के बेटा इसको पहले मालूम पहले इसके बारे में उनके जो नियम है अधिकतम बहुलकता पहले इसके बारे में। ठीक है, इस नियम के अनुसार एक उप कक्षा के सभी ऑर्बिटल्स में जब तक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, तब तक इनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते। ठीक है, अब इसको बनाओ। ये सोडियम वाला डायग्राम
साथ उसकी स्थिति तथा वेग को बताया जाना संभव नहीं। अगर कोई सूक्ष्म कण फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन हमारा, तो एक साथ उसकी स्थिति के बारे में और उसके वेग के बारे में बताया जाना संभव नहीं। तो ये बता रहे हैं इसी बात को। इस नियम के अनुसार किसी भी सूक्ष्म कण की स्थिति, इस नियम के अनुसार किसी भी सूक्ष्म कण की स्थिति तथा वेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। स्थिति तथा वेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। अगला है डी ब्रोगली का दोहरा सिद्धांत। डी ब्रोगली का दोहरा सिद्धांत। देखो इन्होंने क्या बताया, कोई भी अगर ऊर्जा है, फॉर एग्जाम्पल सूर्य का विकिरण है, तो दो तरह से क्या कहते हैं विचलित होता है। एक तो तरंग के रूप में, दूसरा क्या होता है कण के रूप में। एक तरंग के रूप में विचलित होगा और दूसरा कण के रूप में। ठीक है ना, ये बात को इस सिद्धांत के अनुसार कोई सूक्ष्म कण तरंग तथा कण दोनों जैसा आचरण कर सकता है। तरंग तथा कण दोनों जैसा आचरण कर सकता है जब यह किसी कण जैसा आचरण करता है। तब इसकी ऊर्जा का मान आइंस्टीन के समीकरण से ज्ञात किया जाता है। तब इसकी ऊर्जा का मान आइंस्टीन के समीकरण से ज्ञात किया जाता है। और इसके नीचे लिखा E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। परंतु जब वह किसी तरंग के समान आचरण करता है, तब इसकी ऊर्जा का मान प्लैंक के समीकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। तब इसकी ऊर्जा का मान प्लैंक के समीकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। और यहाँ पे प्लैंक वाला फॉर्मूला E बराबर h न्यू। ये V नहीं है, इसको न्यू पढ़ो। ये V मत पढ़ना, इसको न्यू पढ़ते हैं। इसका मतलब ऑर्डर दिया है फ्रीक्वेंसी। E बराबर h न्यू। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेटा इतना ही पढ़ेंगे। अगला चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण।
ठीक है, जरा ये सोच के बताओ, अगर कोई भी तत्व है उसको हम क्यों वर्गीकृत करते हैं? ठीक है, अगर कोई भी पौधा है तो उसका क्लासिफिकेशन क्यों करेंगे, कोई भी जंतु है तो उसको क्लासिफाई क्यों करेंगे, कोई भी एलिमेंट है तो उसको क्लासिफाई क्यों करेंगे? देखो, अगर घर में कोई भी हम लोग आर्टिकल लाते हैं, कोई घर में वस्तु ले आए, ठीक है, तो उसको भी छांट दीजिए, अलग अलग रखते हैं, तो ये भी क्या एक तरह का वर्गीकरण ही होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो गुण या जो तत्व आपस में समान गुण दर्शाते हैं उनको एक तरफ कर देते हैं, जो असमान गुण दर्शाते हैं उनको दूसरी तरफ कर देते हैं, ताकि हमें चीज़ों को पहचानने में आसानी हो जाए। तो वर्गीकरण का सिद्धांत इसी बात ज़्यादा है। ठीक है, तो मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसे तत्वों को एक तरफ करेंगे जिनके गुण आपस में समान हैं, ठीक है, और ऐसे तत्वों को एक तरफ करेंगे जो कि आपस में भिन्नता दर्शाते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें पहचानने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक, इस बात को करें। तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए, तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए समान गुण वाले तत्वों को एक साथ तथा भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखने की व्यवस्था वर्गीकरण कहलाती है। इस संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। इस संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। लेवोइज़ियर का वर्गीकरण, लेवोइज़ियर का वर्गीकरण सीधे सीधे डैश में लिखो। इन्होंने तत्वों को धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया। अगला लिखो डोबे-राइडर का ट्रिक मॉडल। डोबे-राइडर का ट्रिक मॉडल। डोबे-राइडर का ट्रिक मॉडल। देखो ये क्या है? ट्रिक से मतलब क्या होगा? तीन, है ना? ट्रिक से मतलब होगा तीन। तो यहाँ पे डोबे-राइडर ने ये देखा कि ऐसे तत्व जो कि समान लग रहे हैं, वो आपस में दर्शा रहे हैं, तो तीन तीन के उनके जोड़ बना दिए। क्या करा? तत्वों का तीन तीन के जोड़ा बना दिया। उन्हें क्या बोला? डोबे-राइडर का ट्रिक मॉडल। और ये किस पे आधारित था? उनकी द्रव्यमान संख्या पर आधारित। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या के आधार पर डोबे-राइडर ने तत्वों के तीन तीन के जोड़े बना दिए, जिसे बोला गया डोबे-राइडर का ट्रिक मॉडल। डोबे-राइडर ने कुछ तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा। कुछ तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा, जिन्हें त्रिक कहा गया। जिन्हें त्रिक
कहा गया है। फुल स्टॉप। पानी ये तो नहीं कर साफ किसी त्रिक के तीनों तत्वों के गुण, किसी त्रिक के तीनों तत्वों के गुण आपस में समान होते हैं, आपस में समान होते हैं तथा बीच वाले तत्व की द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या शेष दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्याओं का औसत होता है। शेष दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्याओं का औसत होता है। ठीक है। अगला है न्यूटन का औसत नियम। न्यूटन का औसत नियम बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कि औसत मतलब 8 के समूह में। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा कि तत्वों को 8 के समूह में बांट दिया और साथ ही साथ एक चीज और कही कि जो औसत का जो पहला तत्व है वो 8वें तत्व से जो है समांतर रहता है। जैसे कि अगर संगीत की धुनियाँ होगी ना सारे गाँव का तो उसमें भी 7 धुनियाँ हैं, लेकिन जब दोबारा रिपीटिशन करेंगे तो 8वीं जो आएगी ना तो वो पहले वाली और उसकी जो लास्ट वाली तो दोनों में क्या होगी समानता दर्शाती है संगीत की धुन में। तो सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे बताया उसको। न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम के रूप में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड ने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, जिसे न्यूलैंड का औसत नियम कहा गया। जिसे न्यूलैंड का औसत नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार पहले तत्व का गुण, इस नियम के अनुसार पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होता है। इस नियम के अनुसार पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होता है। जैसे कि संगीत की ध्वनि, जैसे कि संगीत की ध्वनियां समान होता है, जैसे कि संगीत की ध्वनियां। मेंडली का आवर्तन, मेंडली का आवर्तन। देखो अभी तक तो क्या था, इन्होंने प्रयास किया पर पूरी तरीके से तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर पाया। किसने 3 का ग्रुप बनाया, किसने 8 का ग्रुप बनाया। ठीक है। जो पहला प्रयास था तत्वों को नियमित वर्गीकरण करने की दिशा में, वो स्टार्ट मेंडली। ठीक है। तो मेंडली ही पहले ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने तत्वों को नियमित रूप से वर्गीकृत करने की दिशा में कदम उठाया। ठीक है। पहली बात ये तत्वों के नियमित वर्गीकरण की दिशा में
तत्वों के नियमित वर्गीकरण की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास मेंडलीव का रहा। मेंडलीव का रहा, ठीक है। इन्होंने विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु भार ब्रैकेट में लिखो, द्रव्यमान संख्या, उनके परमाणु भार ब्रैकेट में द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया, इसी हेडिंग में जो मेंडलीव का आवर्त नियम जो भी पढ़ेंगे इसी में पढ़ेंगे, तो इसी में लिख देंगे तो मेंडलीव की आवर्त इसी में आएगा, तो मेंडलीव की आवर्त मेंडलीव की आवर्त इसमें तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा गया। इसमें तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा गया। दूसरा पॉइंट, इसमें 7 इनकी आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतार हैं जिन्हें आवर्त कहा गया। इनकी आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतार हैं जिन्हें आवर्त कहा गया तथा 9 उदग्र का मतलब लंबवत, उदग्र का मतलब लंबवत तथा 9 उदग्र कतार हैं जिन्हें वर्ग कहा गया। ठीक है, तो बेटा इनकी आवर्त सारणी कुछ इस तरीके से बॉक्स में संरचना है, ये कुछ इस तरीके से जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए उनको कुछ आइडिया होगा, तो ये इस तरीके से बॉक्स में संरचना है। ठीक है बेटा, जो ये क्षैतिज कतार है इनको क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। ठीक है, और जो खड़े कॉलम है उधर इनको बोला गया वर्ग। ठीक, जो क्षैतिज कतार है इनको क्या बोलेंगे, आवर्त, और जो खड़े कॉलम है इनको बोला गया वर्ग। ठीक है, तो समझने के लिए केवल इसको बनाना। समझने के लिए टेबल बनाओ कि इस तरीके की आवर्त सारणी दिखती है रफ डायग्राम में। और इन्हीं जो ये पूरा बॉक्स बन गया इसमें तत्वों को
आवधिक आवर्त नियम 5 नंबर। चार तक दो पढ़ लिया, पांचवें पे लिखोगे आवधिक आवर्त नियम। आवधिक आवर्त नियम, देखो इसमें अंतर क्या है, मेंडलीव आवर्त नियम और आवधिक आवर्त नियम में अंतर सिर्फ एक अंतर है। यहाँ पे इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लगाया है और आवधिक आवर्त नियम क्या कहता है कि विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में लगाना है। ठीक है, यहाँ परमाणु भार और यहाँ क्या है परमाणु संख्या। ठीक है, दोनों में ही आता है, लिख लो इस पर। बेटा एक साइंटिस्ट है मोज़ले, ये इस तरीके से लिख लो उनका नाम लिख लो। मोज़ले के अनुसार तत्वों का मुख्य लक्षण, मोज़ले के अनुसार तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु भार, ना कि परमाणु भार। इसी आधार पर मोज़ले ने एक आवर्त नियम दिया, मोज़ले ने एक आवर्त नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा गया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा गया। जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तत्वों का रासायनिक तथा भौतिक गुण, इस नियम के अनुसार तत्वों का रासायनिक तथा भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। इस नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। इसी हेडिंग में आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। यह आवर्त सारणी, यह आवर्त सारणी मोज़ले के आवर्त नियम पर, यह आवर्त सारणी मोज़ले के आवर्त नियम पर आधारित है। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया।
इसमें दो प्रकार की कतारें हैं। इसमें दो प्रकार की कतार का मतलब है लाइन, ठीक है, कतार का मतलब है लाइन। तो इसमें दो प्रकार की कतारें हैं डैश। क्षैतिज कतार को आवर्त कहा गया, क्षैतिज कतार को आवर्त कहा गया, जबकि उदग्र कतार को वर्ग कहा गया। जबकि उदग्र कतार को वर्ग कहा गया। ठीक है बेटा, देखो जो क्षैतिज रेखाएं हैं कतारें, इनको भी आवर्त स्टार्टिंग में भी क्या कहेंगे, कतार या आवर्त ही बोलेंगे, और जो लंबवत कतारें उन्हीं को क्या बोलेंगे, वर्ग। ठीक है, तो हेडिंग आवर्त, ठीक है, आवर्त इसी आवर्त क्या होती है, क्षैतिज कतारें, और इनकी संख्या होती है 7। इनकी संख्या है 7। ठीक है बेटा, इनकी संख्या है 7, जिसमें प्रथम आवर्त जो है, यह पहला आवर्त, इसको लघुतम आवर्त बोल देंगे। लघुतम आवर्त। द्वितीय और तृतीय आवर्त को इसको बोल देंगे लघु आवर्त। पहले आवर्त में कितने तत्व आएंगे, इसमें 2 एलिमेंट आएंगे, तो यही लिख दो। यहाँ पे कितने तत्व आएंगे, 2 पूरा लिख देना, 2 तत्व। ठीक है, पहले आवर्त में कितने तत्व आ जाएंगे, 2। द्वितीय और तृतीय आवर्त में कितने तत्व आ जाएंगे, 8 तत्व आ जाएंगे। चतुर्थ और पंचम आवर्त में कितने आ जाएंगे, 18 एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे। षष्ठम आवर्त में कितने आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे 32 एलिमेंट। और सप्तम आवर्त में इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें भी 32 आने की संभावना है, 32। ठीक है, इतने तत्व हमारे आएंगे। ठीक है, इस तरह से लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा तो ज़्यादा लगेगा। ऐसे हो गया, पैराग्राफ बदल के किसी तत्व की आवर्त संख्या, किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके परमाणु में उपस्थित कुल कक्षा की संख्या के बराबर होती है।
किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके परमाणु में उपस्थित कुल कक्षा की संख्या के बराबर होती है। जैसे यदि कक्षा की संख्या 3 है, तो आवर्त की संख्या भी 3 होगी। जैसे यदि कक्षा की संख्या 3 है तो आवर्त की संख्या भी 3। बेटा ये तो आवर्त के बारे में हो गया। अब हम लोग लिखेंगे वर्ग, ठीक है ना। ये आवर्त हो गया। अब अगला एक वर्ग ऐसे बना लो, ये आवर्त अब हम लोग वर्ग के बारे में ज़्यादा लेट हो तो पता ही नहीं लग ठीक है। तो सारे ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो खास या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो ठीक है। वर्ग कहेंगे कि जो आवर्त सारणी खड़ी कतारें हैं, खड़ी लंबवत कतारें हैं, कहेंगे वर्ग। इतना तो पता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट वर्ग है उनके बारे में देखें। कुछ नाम लेता हूँ, बस उनको केवल देखें। बेटा रोमन में लिखेंगे 1A 2A, ये हमारे ग्रुप के नेम है। ये तो हमारा पुराना वर्गीकरण था। ये जो ग्रुप बने गए थे 1A 2A 1B 5B 6A 7B, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार था। लेकिन वर्तमान में क्या है, जो 1A ग्रुप है हमारा, इसी को बोला जाता है ग्रुप A, ग्रुप 1। ये क्या है, मेंडलीव वाला है, मेंडलीव ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो। ये मेंडलीव वाला है और ये आवर्त वाला है। कहने का मतलब 1A को ही अब ग्रुप 1 बोला जाता है। जो पहले ग्रुप 1A था उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप 1।
था इसी को बोलते हैं ग्रुप 18, इसको भी जो ग्रुप 0 था उसे बोलते हैं ग्रुप 18, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे उनको बोलेंगे एल्कली मेटल, क्षारीय धातु, एल्कली मेटल, ब्रैकेट में बोला क्षारीय धातु, क्या बोलते हैं क्षारीय धातु। जो ग्रुप 2A है हमारा, ये जिसको ग्रुप 2 बोला जाता है, अब इसमें आता है एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, इसको हिंदी में लिख देना क्षारीय मृदा धातु, इसको हिंदी में क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, जो ग्रुप 1B है जिसको ग्रुप 11 बोला जाता है, इसमें जो मेटल है उनको बोलेंगे क्वाइनेस मेटल, क्वाइनेस मेटल जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो यहाँ पे आएंगे क्वाइनेस मेटल। क्वाइनेस मेटल का मतलब क्या है बेटा, जिससे सिक्के बनाए जाते हैं, कॉपर के सिक्के पुराने टाइम चलते हैं, सिल्वर के भी लगते हैं, गोल्ड के भी, तो ये सारे यानी सिक्के बनाने वाली धातु किसमें आ जाएगी 1B में या ग्रुप 11, ठीक है। कौन कौन सी इसमें कॉपर Cu और सिल्वर का क्या होता है Ag, गोल्ड को किससे दर्शाते हैं Au, ठीक है। इसको औरस बोलते हैं, इसको अर्जेंटाइन बोलते हैं, इसको कॉपर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉपर में लिख देना तांबा, इसको चांदी लिख देना और इसको सोना और जो भी लिखना है, ठीक है, ये लिखना पैकेट में। ग्रुप 5A या 15 में जो तत्व आते हैं वो होते हैं निकोजेंस, निकोजेंस ये कहलाते हैं खाद बनाने वाले, उनको क्या बोलेंगे खाद बनाने वाले, खाद बनाने वाले तत्व। और लिख देना नाइट्रोजन ग्रुप के, तो इसको बेटा नाइट्रोजन ग्रुप भी बोला जाता है, निकोजेंस में बोला जाता है नाइट्रोजन ग्रुप के तत्व, नाइट्रोजन ग्रुप के तत्व, ठीक है। ग्रुप 6A या 16 में कौन आता है, इनको बोलते हैं चाकोजेंस, ये कहलाते हैं ऑक्सीजन ग्रुप के तत्व, इन्हें बोला जाता है ऑक्सीजन ग्रुप के तत्व। ऑक्सीजन ग्रुप के तत्व, ठीक है। जो 17 आ रहा है इनको बोलते हैं हैलोजेंस, हैलोजेंस इनको बोलते हैं नमक बनाने वाले तत्व, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे नमक बनाने वाले तत्व, ये क्लोरीन ग्रुप के तत्व, फ्लोरीन ग्रुप के तत्व, नमक बनाने वाले तत्व। इसमें कौन बोला जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे यही जाते हैं, तो इसको लिखना हो तो लिखो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे नेम। F किसका सिंबल है फ्लोरीन का, Cl क्लोरीन का, B
और क्लोरीन का I हाइड्रोजन, ठीक है। और 0 ग्रुप या जो कि बॉन्ड मास 18वें ग्रुप के नाम से जाना जाता है उसको बोलेंगे इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैस। तो यहाँ पे आ जाएंगे अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। और इनमें कौन कौन सी आ जाएंगी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन, रेडन, सारी की सारी है। तो इसमें आ जाएगी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन, रेडन, सारी है, ठीक है बेटा। He फॉर हीलियम होता है, ये हीलियम का सिंबल है। Ne ये नियॉन है, Ar ये आर्गन है, ये क्रिप्टन है, Xe ज़ीनन है और Ra रेडन, ठीक है। तो ये सारे सिंबल कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक मिनट इसमें एक चीज और देखो, हाइड्रोजन किसमें आएगा? तो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा पहले, ठीक है। हाइड्रोजन का ग्रुप ये वाला फर्स्ट ए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ग्रुप ए, ये हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप, ये हमारा हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। इसको बताओ, ये कुछ इंपॉर्टेंट होगा, ये